है क्या? When a person dies, then the assets left by him, जब किसी की डेथ हो जाती है और जो एसेट रह जाते हैं, समझो, when a person dies, then the assets left by him are distributed, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं among the inheritors, among the inheritors. When a person dies, then the assets left by him are called inheritance, and they are distributed among inheritors according to Islamic Sharia. ये बहुत important है. According to Islamic Sharia, वो distribute होता है among the inheritors. और ये जो inheritors है, ये कौन कौन है? Inheritors में हमारे पास आ जाता है son, inheritors में आ जाता है daughter, inheritors में आ जाता है mother, और inheritance में आ जाता है wife. शाबाश. wife, daughter, son and mother, ये हमारे पास inheritors है. So when a person dies, then the assets left by him are called inheritance. और यही inheritance जो है, ये inheritors के बीच क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है. हम इसको क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं among inheritor. इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अभी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, ये आप लोगों ने समझना है. डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला जो स्टेप होगा, जितनी भी अमाउंट है उन सारे अमाउंट में स्टेप नंबर 1 ये है कि जितने भी चार्जेस है फ्यूनरल के, जितनी भी चार्जेस है फ्यूनरल चार्जेस, या इसको बोरियल चार्जेस कहते हैं, बोरियल चार्जेस, वो हम डिडक्ट करेंगे. स्टेप नंबर 1, जितनी भी फ्यूनरल चार्जेस है या बोरियल चार्जेस है, वो हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे उससे. स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास? कि जितना उस पर डेट होगा, जितना कर्जा होगा, वो भी हम डिडक्ट करेंगे. डेट विल बी डिडक्टेड एंड अगेन funeral charges will be deducted. Step 1, उसके जितने भी जनाजे पे पैसे हो, तदफीन के पैसे माइनस करे, जितना उस पे कर्जा है वो आपने क्या करे? वो उससे माइनस करे. स्टेप नंबर 3, जो अक्सर क्वेश्चन में हमने करना होता है, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी रिमेनिंग अमाउंट among मदर, शाबाश, among मदर, डॉटर एंड सन. इन तीनों कैटेगरी में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, उसकी एक अपनी क्या है? तरीकाकार है. नंबर ए, पहला क्या तरीकाकार है? फादर एंड मदर विल गेट 1/6 ऑफ द टोटल व्हेन डिसीज्ड लीव्स चिल्ड्रन. अगर हमारे पास कोई डिसीज्ड है, उसके बाद इसको कहते हैं विद चिल्ड्रन. अगर चिल्ड्रन है, किसी भी डिसीज्ड के चिल्ड्रन है, ये हमारे पास कोई डिसीज्ड पर्सन है, इसकी इनहेरिटेंस है लेकिन इसके चिल्ड्रंस है, तो अभी यहाँ पे हमने मदर को क्या देना है? विद चिल्ड्रन. जब विद चिल्ड्रन हो तो यहाँ पे हमने क्या करना है? देन वेडो को जाएगा कितना? देन वेडो को जाएगा 1/, फादर एंड मदर विल गेट 1/6 और widow 1/8. फादर एंड मदर व्हेन डिसीज्ड हैव चिल्ड्रन, फिर अगर फादर या मदर को जाएगा, फादर एंड मदर को जाएगा 1/6, फादर एंड मदर को जाएगा 1/6. शाबाश. और वेडो को जाएगा 1/8. आई रिपीट, अगर एक डिसीज्ड है, उसके बच्चे हैं, तो इसके मदर को जाएगा 1/6 और वेडो को जाएगा 1/8. और सन वाला सेम होगा, जिस तरह आप लोगों को पता है कि सन को जाएगा 2 और डॉटर को जाएगा 2:1. केस नंबर ए, सिनेरियो नंबर 1, फादर एंड मदर विल गेट 1/6 of the total when deceased leaves children and widow will get 1/8.
when deceased leaves children, जब उसके बच्चे हो तो उसके फादर मदर 1/6 और डिसीज्ड को सॉरी वेडो को 1/8. when deceased have no children, अगर उसके पास कोई भी चिल्ड्रन उसका नहीं है, without children, शाबाश, अगर हम कहें the remaining property will be distributed among son and daughter. अभी अगर हमारे पास आ जाता है कि उसके पास कोई भी क्या है, without children है, तो without children हमारे पास जो शेयर है वो ये है कि फादर एंड मदर को जाएगा 1/4, फादर एंड मदर को जाएगा 1/4 और वेडो को जाएगा 1/3 और सन सेम होगा और डॉटर सेम होगा 2:1. तो ये दो कंडीशन है. अक्सर हमारे पास ये एक कंडीशन के क्वेश्चंस होते हैं. अक्सर हमारे पास फादर मदर को 1/6 जाता है इस्लामिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया एंड वेडो को 1/8 जाता है. शाबाश. तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग देख ले. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूँ, आप लोगों ने इसको समझना है. आप लोग अगर हो सके तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी लिख ले. वो स्टेटमेंट ये है, शाबाश लिख ले. A man left his property of Rs 6,40,000. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा. शाबाश. गिवन डेटा मेरे पास क्या है कि टोटल जो उसके पास प्रॉपर्टी है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी उसके पास कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है 6,40,000. 6,40,000. So a man left his property of Rs 6,40,000. A debt of Rs 40,000 was due to him. टोटल डेट कितना है, डेट, तो उसका डेट कितना है 40,000, उस पे कर्जा है. A debt of Rs 40,000 was left due to him and Rs 5,000 was spent on his burial charge. Burial charges कितने हैं, 5,000 was spent on his burial. Burial charges हमारे पास है 5,000. डिस्ट्रीब्यूट, वो डेटा, गिवन डेटा के बाद क्या है, वो रिक्वायर्ड डेटा आप लिखोगे. तो रिक्वायर्ड डेटा में आपने क्या लिखना है, रिक्वायर्ड डेटा में लिखे कि डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन हैज वेडो, वेडो को कितना जाएगा, शाबाश, 1 डॉटर, एक डॉटर है उसके, एंड 1 डॉटर के साथ 2 सन्स. डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग वेडो 1 डॉटर एंड 2 सन्स. तो मैं उसके बाद लिखूंगा, रिक्वायर्ड डेटा के बाद लिखूंगा मेरे पास सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया, स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि a man left his property of Rs 6,40,000. A debt of Rs 40,000 was due to him and Rs 5,000 was spent on his burial. Distribute the amount between his widow, 1 daughter and 2 sons according to Islamic Sharia. So according to Islamic Sharia सबसे पहले उसके पास जितनी भी है उससे क्या माइनस करो, burial charges. तो मैं कहूँगा कि इससे सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 कि टोटल अमाउंट माइनस डेट. स्टेप नंबर 1 ये होगा, टोटल अमाउंट माइनस डेट और माइनस बुरियल चार्जेस. दोनों हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट से जो कि 6,40,000 है उससे मैं माइनस करूंगा उसका डेट 40,000 माइनस 5,000 विच इज इक्वल टू, आप देखो ये हमारे पास आ जाएगा 5,95,000. 5,95,000. ये स्टेप नंबर 1 है जो कि मैंने पहले आपको बताया कि जब भी आप लोग के इस तरह क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने डेट को माइनस करना है, फिर बोरियल चार्जेस को माइनस करना है. शाबाश. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, शाबाश. स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग
वेडो, 1 डॉटर एंड 2 सन्स। सबसे पहले आप वेडो का बताएं, सबसे पहले आप लोगों ने वेडो का शेयर देखना है। तो वेडोज शेयर कितना होगा, फॉर्मूले के मुताबिक जब सन है तो 1/8 जाएगा ना, तो वेडो शेयर इज इक्वल टू 1/8 एंड टू द रिमेनिंग अमाउंट। ये बात माइंड में रखो, एंड टू द रिमेनिंग अमाउंट जो कि ऑलरेडी तदफीन और कर्जे के बाद है, तो वो हमारे पास 1/8 इंटू 595,000, 1/8 इंटू 595,000। सो वेडो शेयर हमारे पास क्या आएगा, वेडो शेयर हमारे पास आ जाता है 74,375। ये हमारे पास वेडो चार्जेस आएंगे 74,375। ये स्टेप नंबर 2 हो गया हमारे पास, स्टेप नंबर 2 हो गया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी जो आपके पास अमाउंट है 5,95,000, इससे ये निकाल लो वेडो की, जो रिमेनिंग आएगा वो सन एंड डॉटर पे डिवाइड कर। सबसे पहले ये किसको चला गया 75,375, ये वेडो को। तो हम स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में सिंपल आप लोग समझे कि स्टेप नंबर 3 में आप कर ले कि हमारे पास टोटल अमाउंट था 5,95,000, तो इससे हम वेडो का 74,375 निकालेंगे जो कि वेडो का था। तो हमारे पास अमाउंट रह जाएगा 5,20,625। ये वाला अमाउंट जो है अभी ये डिवाइड करो अमंग 1 डॉटर एंड 2 सन। स्टेप नंबर 3 की समझ आ गई। अभी ये जो अमाउंट है इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, आप मुझे बताएं। इसके 2 सन्स है, तो फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग इस तरह लेके एस पहला सन, दूसरा सन एंड 1 डॉटर, इस तरह लेके। अगर 3 सन होते तो 3s लिखते, तो इसको कितना जाएगा 2:1। अभी इसके बाद हम शेयर वाले क्वेश्चन लिखेंगे, तो शेयर वाले क्वेश्चन का यही फॉर्मूला है, सम ऑफ द रेशो, ये वाला। ये जो है ना यहाँ पे जो स्टेप 3 है ना, ये हम शेयर में करेंगे। तो ये आप माइंड में रखिए, हमारे पास अमाउंट ये रिमेनिंग है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सम ऑफ रेशो, रेशो को सम करूंगा तो 2 प्लस शेयर में भी यही करेंगे हम, इज इक्वल टू 5। अभी मैं कहूंगा शेयर ऑफ सन विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 52625। इसका एक फॉर्मूला होता है, शेयर ऑफ सन इज इक्वल टू शेयर ऑफ सन 2 है डिवाइडेड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। तो हमारे पास एक सन का आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा ना, तो एक सन का यही निकालेंगे तो दूसरे का भी सेम होगा, लेकिन फॉर्मूला यही है कि 2/5 पहले का निकालेंगे। फिर अगर मैं कहूं कि डॉटर का निकालना है तो डॉटर का 1/5 इंटू 5 2065 होगा। तो शेयर ऑफ फर्स्ट सन ये हो जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाता है 2082 2,08,250 208250। मुझे एक बात बताए, अगर सन 1 का ये है तो सेकंड सन का सेम अमाउंट होगा या नहीं, सेकंड सन का भी सेम अमाउंट होगा, तो 208250। अभी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों को जमा कर लो और इससे निकाल लो तो डॉटर का आ जाएगा, ये भी है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो ये फॉर्मूला ये भी है ना कि आप लोग डॉटर का क्या होगा, तो देखो शेयर ऑफ डॉटर फॉर्मूले के मुताबिक भी कर सकते हैं, शेयर ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 1/5 इंटू टोटल है 520,625, इसको 5 पे डिवाइड करो जिससे आ जाएगा 104125, 1,04,125। आई रिपीट, आप लोग देखिए ये वेडो के जो है वेडो का अमाउंट 74,375 था, तो मैं टोटल अमाउंट 5,95,000 था जो कि डेट और बुरियल के बाद आ जाता है। इससे मैं वेडो का निकालूंगा तो 5,20,625, 5
6,20,625। अभी एक फार्मूला है शेयर वाला, तो शेयर में हमारे पास आ जाता है सन सन एंड डॉटर। तो 2 सन है तो 2:2, 1 डॉटर है तो रेशो 1। तो सम ऑफ रेशो एक सन का होगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 20625। फिर सेकेंड सन का क्या होगा 2/5 इंटू 5 2 सेम होगा। और डॉटर का क्या होगा यही फार्मूले के मुताबिक 1/5 इंटू 5 2 625। लेकिन अगर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि इन दोनों को जमा करूं, तो इन दोनों को जमा करूंगा और ये टोटल से निकालूं तो फिर भी डॉटर वाला आ सकता है। तो ये तीनों तरीके हैं। लेकिन आप लोग अगर स्टेप वाइज जाएंगे कि शेयर ऑफ फर्स्ट सन इज इक्वल टू दिस, शेयर ऑफ सेकंड सन इज इक्वल टू 2/5 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, फिर शेयर ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 1/5 इंटू दिस, तो आंसर ये तीनों आ जाएंगे। तो अगेन आपके पास जो वेडो का जाएगा, वेडो का मैंने आपको बता दिया कितना आ रहा है वेडो का। वेडो का हमारे पास 74375। वेडो के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो निकाल लो, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है 595,000 माइनस 74375, ये 520,625 आ जाएगा। तो फिर सम ऑफ रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, जो हमारे पास है शेयर ऑफ सन इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय टोटल शेयर 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। तो ये हम शेयर में भी करेंगे, इनहेरिटेंस के बाद शेयर वाले जो प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन है उसमें भी ये करेंगे। लेकिन ये स्टेप माइंड में रखे कि जब भी आपने किसी पार्ट बाई होल फार्मूला इसको कहते हैं, पार्ट बाई होल कभी भी नहीं बोलना है, पार्ट डिवाइडेड बाई होल। हम परसेंटेज में भी यही करेंगे, पार्ट डिवाइडेड बाई होल। देखो पार्ट क्या है 2 है, होल क्या है 5। सो रेशियो ऑफ सन इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 20625, ये तरीका है। तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट हो गया among widow son and daughter, among widow son and daughter। शाबाश, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इनहेरिटेंस में? शाबाश। अभी दूसरा क्वेश्चन लेके, दूसरा क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन सारे सेम नेचर के हैं। दूसरा क्वेश्चन यही होगा, आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है गिवन डेटा। क्या? गिवन डेटा। और गिवन डेटा में अगर आप देखें तो आप लोग लिखे मिस जैनब बेगम डाइड लिविंग बिहाइंड हर प्रॉपर्टी ऑफ, तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जैनब, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लेफ्ट बाय जैनब, property left by Zainab. So Miss Zainab left property of Rs 8,25,100, 8,25,100, शाबाश, which was to be distributed among her husband, her mother, 2 daughters। तो उसने कहा है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करो द अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग हर हस्बैंड, नंबर 1 हस्बैंड, शाबाश, नंबर 2 मदर, हर मदर, नंबर 3 2 daughters, 2 daughters। अभी गिवन डेटा में ये भी है कि हस्बैंड गॉट 1/4। देखो उसने ऑलरेडी दिया है। मुझे एक बात बताए यहाँ पे आसमा, अगर हस्बैंड गॉट 1/4 ये कंडीशन गिवन है, अगर ये कंडीशन ना गिवन होता, इस्लामिक लॉ के मुताबिक होता, तो आप हस्बैंड को कितना देते? सर जो हमने फादर एंड मदर का किया वो वाला होगा। फादर एंड मदर का, एक फादर एंड मदर का नहीं होगा, हस्बैंड है ना, वेडो। मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास चिल्ड्रन हो, तो चिल्ड्रन अगर हो तो फिर आपने कितना देना है वेडो को? 1/8। तो वो तो सर वाइफ का नहीं है, या फिर हस्बैंड का भी वही तो होगा? सेम होता है ना वेडो, अभी वेडो जरूरी नहीं ओके, है। फिर 1/8 ही उनका है लेकिन ना, उसने कंडीशन क्या दिया कि हस्बैंड गॉट 1/4, तो उसने कंडीशन दिया है कि 1/4, तो भी आपने 1/4 देना है। लेकिन अगर वो कंडीशन ना देता तो फिर आप इस्लामिक लॉ के मुताबिक कितना देते?
1/8 तो 1 ये by 8. शाबाश। तो उसने कंडीशन दी है कि मदर गॉट 1/6, मदर गॉट 1/6। अगर ये कंडीशन 1/6 ना देता तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक इसके चिल्ड्रन है तो मदर को कितना जाएगा? फिर भी 1 by 6 ही जाएगा. शाबाश, गुड गुड। देखो उसके बाद उसके बोरियल चार्जेस गिवन है, उसके बोरियल चार्जेस गिवन है, वो हमारे पास है 7,500। तो हमने हस्बैंड, मदर एंड डॉटर को इसका इनहेरिटेंस देना है, ये बात माइंड में रखे। उसका टोटल अमाउंट है 8,25,100, 8,25,100। तो उसका रिक्वायर्ड क्या, वो क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, रिक्वायर्ड डेटा क्या मांग रहा है? रिक्वायर्ड डेटा ये कह रहा है कि आप इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग 2 डॉटर्स। शाबाश, अमंग 2 डॉटर्स। अमंग 2 डॉटर्स के बाद मदर, और मदर के बाद हस्बैंड। तो मुझे एक बार बताएं स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, मुझे आप बता सकते हैं? समा, स्टेप नंबर 1 क्या है? समा है, आर यू ऑडिबल? आसमा, समा। स्टेप नंबर 1 ये है कि जो ये वाले चार्जेस है तदफीन के, बरियल चार्जेस, इसको क्या करो? माइनस करो। माइनस कर देंगे इसे. शाबाश। तो टोटल अमाउंट माइनस बुरियल चार्जेस, टोटल अमाउंट माइनस बुरियल चार्जेस। शाबाश। अभी अभी उसके बाद मैं क्या लिखूं? दिस इंप्लाइज दैट टोटल अमाउंट है 8,25,100 माइनस बुरियल चार्जेस कितने हैं मुझे बताए? 7,500. 7,500। तो हमारे पास आ जाएगा 7,95,000। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। स्टेप 1। शाबाश। स्टेप नंबर 2 अगर मैं आपको कहूँ ना, स्टेप नंबर 2 ऑलरेडी उसने हमें गिवन कंडीशन दिया है। स्टेप नंबर 2 कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हस्बैंड को कितना देना है। सो मैं लिखूंगा कि हस्बैंड शेयर इज इक्वल टू 1/4, उसने कंडीशन दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 7,95,000। 1/4 इंटू 7,95,000। समझ आ गई? तो 1/4 इंटू 7,95,000 आप करोगे तो तकरीबन आ जाता है 1,98,750 समथिंग। समझ आ गई? स्टेप नंबर 1 बुरियल चार्जेस, स्टेप नंबर 2 ऑलरेडी 1/4 के होना है। अभी स्टेप नंबर 3 जो है, आप लोग ये स्टेप ना लेकर करें, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हस्बैंड शेयर, और उसके बाद उसने दिया है कि आप इसको करें कि मदर, मदर का कितना होगा? क्या उसने कंडीशन नहीं दिया है? 1/6 दिया है ना। सो मदर शेयर इज इक्वल टू 1/6 इंटू 7,95,000। तो मदर का कितना आ जाएगा? मदर का आ जाएगा 1,32,500। अभी आप लोगों ने एक काम करना है, यहाँ पे एक टेक्निकल क्वेश्चन, थोड़ी टेक्निकलिटी की तरफ चला जाता है। देखो ये आपके पास बोरियल चार्जेस के बाद अमाउंट रह गया, ये चला जाएगा किसको? हस्बैंड को। ये चला जाएगा मदर को। अभी अगर आप सन एंड डॉटर को दोगे तो सन एंड डॉटर को आप किस पे डिवाइड करोगे? सन एंड डॉटर को आप इस तरह करोगे, इन दोनों को जमा करो, फिर इससे निकाल लो, क्योंकि ये तो चला गया ना, ये भी चला गया, तो इससे मैं ये भी निकालूंगा। ये जो 7,95,000 है, 7,95,000, इसको मैं इससे भी निकालूंगा। जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाए उसको फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा among the two daughters, among the two daughters। समझ आ गई? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जमा करूंगा। तो सम ऑफ शेयर ऑफ मदर प्लस husband is equal to 1,98,750 plus 1,32,500 which is equal to आ जाएगा 4,63,000, सॉरी 4 नहीं,
3,31,250, इसको आप जमा करें। अभी देखिए ये जो अमाउंट है ये मदर एंड हस्बैंड को चला गया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था, 7,95,000, 7,95,000 माइनस 3,31,250 जो कि किसको गया, मदर एंड हस्बैंड को। तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा 463750। मुझे एक बात बताए, अगर मैं कहूँ 2 डॉटर है तो शेयर ऑफ ईच डॉटर कितना होगा, ये अमाउंट 2 बेटियों को जा रहा है तो ईच कितना होगा, शेयर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि ये रिमेनिंग अमाउंट सिर्फ 2 बेटियों को जा रहा है तो एक बेटियों को चला जाएगा 4,63,750 डिवाइड बाय 2 which is equal to 2,31,875। समझे बात को, आई रिपीट, हमारे पास टोटल अमाउंट 8,25,000 है। स्टेप नंबर 1 में हमने इससे डेट निकालना है, इस पे कोई भी डेट नहीं है लेकिन बुरियल चार्जेस है इसके 7,500, इसके तदफीन के पैसे है, तो इसके टोटल अमाउंट जो इसके पास है उसे हम 7,500 तदफीन के निकालेंगे तो 7,95,000 रह जाएगा। इन्हीं 7,95,000 में 1/4 उसने शेयर ऑलरेडी बताया कि हस्बैंड को 1/4 दो, जो कि 1,98,750 रहता है, और 1/6 इंटू 795,000 से 1,32,500 जो कि मदर को जाएगा। इन दोनों को मैं जमा करूंगा और मैं 7,95,000 से निकालूंगा, जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाए उसको मैं डॉटर्स को दूंगा। तो 7,95,000 ऑलरेडी था, ये वाला जो अमाउंट है ये मदर एंड हस्बैंड को चला गया, तो हमारे पास 4,63,750 आ गया। तो ये दोनों डॉटर को जाएगा, डॉटर 1 डॉटर 2, तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो डॉटर 1 को भी जा रहा है 2,31,875 एंड डॉटर 2 को दूसरी बेटी को भी जा रहा है 2,31,875। तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शाबाश शाबाश। अभी एक क्वेश्चन लिख ले, शाबाश, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, फिर हम शेयर की तरफ जा रहे हैं। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ Rs 7,80,000। Akram left a wealth of Rs 7,80,000. Aslam left a wealth of Rs 7,80,000. Total left 7,80,000 उसका total wealth है। His wife is a widow. His wife is a widow, तो widow को जाएगा। 3 sons, उसके 3 बेटे हैं। 4 daughters, शाबाश। 3 sons and 4 daughters. Calculate the share of each one. Calculate the share of each one. If the funeral expenses is Rs 30,000, तो funeral expenses कितने हैं? Funeral charges is equal to 30,000 and funeral charges के बाद लोन उस पे कितना है? टोटल लोन हमारे पास है 50,000। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट among widow, 3 sons and 4 daughters। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप लोगों ने इससे निकालना है 30,000 को एंड 50,000 को, तो कितना रह जाएगा? 7 लाख। 7 लाख को फिर क्या करे? वेडो को दो। इस्लामिक शरीयत के मुताबिक ऑलरेडी वेडो को कितना जाएगा? क्योंकि सन्स है हमारे पास, मतलब चिल्ड्रन है, तो वेडो को कितना जाएगा? 1/8। शाबाश, 1/8 जाएगा। अगर सन्स ना हो फिर 1/6। ठीक, 1/3 फिर 1/3 जाएगा, ठीक है। तो विद चिल्ड्रन वाइफ को 1/8 जाएगा, विदाउट चिल्ड्रन 1/3 जाएगा, विद चिल्ड्रन मदर को 1/6 जाएगा, विदाउट चिल्ड्रन 1/4 जाएगा। तो यहाँ पे 1/8 क्योंकि ऑलरेडी सा, तो 1/8 इंटू 7 लेख कर लो। अभी मुझे एक बात बताए, जो यहाँ 1/8 से रह जाता है
जो अमाउंट यहाँ आया उसको फिर 7 लाख से निकाल लो, फिर वो अमाउंट को फिर डिवाइड करो अमंग 3 सन्स एंड 4 डॉटर। लेकिन 3 सन्स में आप लोगों ने शेयर वाला फार्मूला ये लिखना है, सन रेशो सन रेशो सन। रेशो कितने डॉटर है, डॉटर रेशो डॉटर रेशो डॉटर रेशो डॉटर। तो सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा 7। सन को कितना जा रहा है 2 2 2 1 1 1 1। सम ऑफ रेशो कितना जाएगा 10। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 10। यहाँ पे टेक्निकलिटी है सिर्फ। 3 दफा सन लिखो क्योंकि 3 सन्स है ना, 4 दफा डी लिखो क्योंकि 4 डॉटर्स है। इनको जमा करो 10 आएगा। तो शेयर ऑफ सन कितना होगा 2/10 इनटू द रिमेनिंग अमाउंट जो आ जाएगा यहाँ से रिमेनिंग क्या आएगा 7 लाख से ये मदर का निकाल लो, सॉरी बेडो का, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। और एक ही डॉटर को कितना जाएगा 1/10 इनटू द रिमेनिंग। बस सवाल हल हो गया, डॉटर को भी यही जाएगा और सन को। तो अलग अलग आप फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे सन 1 सन 2 सेकंड सन थर्ड सन डॉटर 1 डॉटर सेकंड डॉटर थर्ड फोर्थ, इस तरह आप लिख सकते हैं। लेकिन फार्मूला यही होगा, एक दफा निकालने से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। इसकी समझ आ गई? ये जो टेक्निकलिटी है ये थोड़ी टेक्निकलिटी थी। सन 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 डॉटर 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 2 रेशो 2 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1। तो सम ऑफ रेशो 10 2/10 इनटू द रिमेनिंग 1/10 इनटू द रिमेनिंग। क्वेश्चन हो गया, शाबाश। अभी दूसरा क्वेश्चन लेके, असाइनमेंट है कंप्लीट सॉल्व करना है, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन लेके, असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ RS। Aslam left a property worth of Rs 6,50,000. 6,50,000. Aslam left a property worth of Rs 6,50,000. He had to pay Rs 50,000 as a debt. He has to pay Rs 50,000 as a debt. The remaining amount was divided among his 2 sons and 2 daughters. सिर्फ 2 sons 2 daughter है, no widow no wife no mother. So his 2 sons and 2 daughters, the remaining amount was divided among 2 sons and 2 daughters. Find the share of each. ये तो आसान है, पहले 50,000 6.5 लाख से निकालो 6,50,000 से, तो 6 लाख रह जाएगा। फिर 6 लाख पे यही फार्मूला अप्लाई करो, 2 सन 2 daughter है तो सन रेशो सन daughter रेशो daughter, तो 2 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 1। तो सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 6। सो 2/6 इनटू 6 लाख 1/6 इनटू 6 लाख। आसान। तो ये इनहेरिटेंस वाले अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और इंतहाई आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग एक तीसरा क्वेश्चन भी लिखो क्योंकि आसान है। A man died leaving a saving of Rs 7,20,000 in the bank. A man died leaving a saving of Rs 7,20,000 in the bank. Find the share of widow, 1 son, 1 daughter according to Islamic Sharia. Find the share of widow, 1 son and 1 daughter according to Islamic Sharia. According to Islamic Sharia. शाबाश, समझ आ गई? ये आपके 3 असाइनमेंट्स है जो आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो इनहेरिटेंस के क्वेश्चन के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। इनहेरिटेंस के क्वेश्चन, किसी का कोई भी क्वेश्चन है इनहेरिटेंस का तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर अगर बच्चे ना हो विदाउट चिल्ड्रन, विडो का शेयर कितना बनता है फिर? देखो, अगर आपके कोई भी फॉर एग्जांपल बच्चे नहीं है तो फिर आपने विडो को देना है 1/3 और आपने मदर को आपने देना है 1/4, ठीक है। 1/3 और मदर को देना है 1/4, ठीक है। समझ आ गई? शाबाश। तो ये आप लोगों के इनहेरिटेंस के क्वेश्चन थे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। और सेंट्रल टेंडेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल टेंडेंसीज में ये होता है कि अक्सर यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसीज
सेंट्रल टेंडेंसी। इनहेरिटेंस में तो इशू नहीं है ना। शाबाश। सेंट्रल टेंडेंसी के अक्सर क्वेश्चन आता है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि आप लोगों के पेपर में सेंट्रल टेंडेंसीज एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, कल हो सकता है प्रोबेबिलिटी भी हम पढ़ ले कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में या आपके एबिलिटी के पेपर में आते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे पहले आप लोग डिफिनीशन लिखें। सेंट्रल टेंडेंसी इज द statistical measures of the data. Central tendency is the statistical measure. It is the statistical measures of the average of all values in a data. It is the statistical. It is the statistical measure of all values. It is the statistical measures of the all values of data sets and average। एक ये डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन ये है, it is the way of describing it is the way of describing a set of scores. It is the way of describing a set of score with a single number, in a data. It is describing a set of scores in a single number in a data. इसके बाद आप लोग एक डिफिनीशन लेके, और वो डिफिनीशन किसने की है? सैमसन। एक मैथमेटिशियन है, उसका नाम है सैमसन। अकॉर्डिंग टू सैमसन, सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टिपिकल वैल्यू। इट इज central tendency is a typical value around which other figures gather, around which other figures gather, दूसरी फिगर जिसके इर्द गिर्द कलेक्ट होते हैं। सैमसन ये कहता है कि इट इज टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स गेदर। ये तीन डिफिनेशंस है। अक्सर वो कहते हैं डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी। कभी कभी आ जाता है सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ कि आप लोग ये भी डिफाइन करें कि व्हाट इज मीन, कि मीन क्या है। सो मीन क्या होगा? Mean is the arithmetic average of number. Mean is the arithmetic. It is the arithmetic average of a number. What is mean? Mean is the arithmetic average of a number. Mean is the arithmetic average of a number. फिर उसके बाद आ जाता है मोड। मोड क्या है? मोड is the value. देख ले, मोड is the value that occurs. Mode is the value that occurs most frequently, that occurs most frequently within the population, या within the population, या within the population के साथ within the data भी लिख सकते हो। the value that occurs most frequently, जो ज्यादा आया हो। फिर उसके बाद आप लोग लेके मीडियन। ये चार डिफिनेशन अक्सर आते हैं स्टैटिस्टिक में। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड एंड मीडियन। एंड व्हाट इज मीडियन? मीडियन में हम लिख सकते हैं वैल्यू फॉर विच 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वैल्यू फॉर विच 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वैल्यू फॉर विच 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन when arranged in order lie on each side,
कि 50% ऑब्जर्वेशन आपके टोटल डेटा है, इस डेटा का ये क्या है, मीडियन है, 50% यहाँ ऑब्जर्वेशन हो, 50% यहाँ हो, तो वैल्यू for which 50% of the observation when arranged in order lie on each side. अभी आप लोगों ने इसको मैथमेटिकल फार्मूला के मुताबिक कैसे फाइंड करना है ये आप लोग सीख लें, समझे बात को। अगर हमारे पास एक डिजिट है, एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक सीरीज दी गई है 6 7 7 8 9 8 9 11 12 13 11 12, इसमें एक और है वो मैंने आपको नहीं बताया, रेंज ऑफ द डेटा। रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ द डेटा की डिफिनीशन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज ऑफ द डेटा की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो जब भी आपके पास इस तरह कोई डेटा हो तो इस डेटा में स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप लोग इसको या असेंडिंग या डिसेंडिंग, इधर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? असेंडिंग में मैं लिखूंगा 6, पहले 6 आएगा, फिर 6 एक दफा आया है, फिर 7 कितने दफा आया है? 7 2 दफा आया है, फिर 8 भी आप देखें 8 भी 2 दफा आया है, फिर 9 भी 2 दफा आया है, फिर 10 नहीं आया है, ठीक है। फिर 11 कितने दफा आया है? 11 2 दफा आया है, फिर 12 भी 2 दफा आया है, फिर 13 कितने दफा आया है? एक दफा आया है। 6 7 7 8 9 8 9 11 12 13 11 12। तो आप देखें इसमें 7 2 दफा, 8 भी 2 दफा, 9 भी 2 दफा, 11 भी 2 दफा, 12 भी 2 टाइम। तो अगर आप इसके स्टेप नंबर 1 वो कहते हैं, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं इसके जो है मीडियन निकाल लो, इसका मीन भी निकाल लो, इसका मोड भी निकाल लो, इसका रेंज भी निकाल लो। ये सेंट्रल टेंडेंसी में इंपॉर्टेंट है और इसका ग्राफ भी आप ड्रा कर सकते हैं और ग्राफ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि पास्ट पेपर में एक दफा आया। तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि मैंने इसका क्या निकालना है? मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन कौन सा होगा? तो मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लोगों ने मीडियन में ये गिनने हैं कि कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे बताओ 12 डिजिट है, तो 12 मुझे बताओ इवन है या ऑड है? 12 इवन है या ऑड है? 12 इवन है या ऑड है? इवन है। इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला है n/2 n प्लस 2/2। इसके दो मीडियन होंगे, n/2 मीडियन होगा और n/2 टर्म, ये टर्म होगा उसका। तो मुझे एक बात बताए, ये मेरे पास टोटल सीरीज है, n कितना है? 12 है, तो 12/2 इज इक्वल टू 6, फिर 12 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 14/2 विच इज इक्वल टू 7। तो एक 6 टर्म होगा इसमें और एक 7 टर्म होगा। ये दो इसके क्या है? ये दो इसके मीडियन है। तो मेरे पास मीडियन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये वाला टर्म, और 7 ये वाला टर्म। तो एक 9 दूसरा 9। इसका फॉर्मूला अक्सर हम स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ इन दोनों का एवरेज निकाल लिया करो, 6 टर्म प्लस 7 टर्म डिवाइडेड बाई 2। 6 में हमारे पास 9 है, प्लस 7 में भी 9 है, डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9। 9 इसका क्या है? मीडियन है। आई रिपीट, ये हमारे पास इवन है। इवन के लिए दो मीडियन होंगे, एक आता है n/2, एक होगा n प्लस 2/2। तो n/2 का मतलब है 9, ये वाला टर्म होगा। तो 12/2 इज इक्वल टू 6 टर्म, 12 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 7 टर्म। 6 टर्म हमारे पास 9 है, 7 भी 9 है, इन दोनों का एवरेज निकालो तो 9 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। तो इसका मीडियन है 9। एक क्वेश्चन है, अगर ये ऑड होता तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला था, n प्लस 1/2, एक ही उसका क्या होगा? मीडियन।
ये फार्मूला लेके आड, ये तो इवन नंबर है ना। अगर ये सीरीज आड नंबर होता मतलब आप इन सारों को गिन लेते 11 बन जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मीन्स 12 की जगह 13 होती या 11 होते। फिर आप ये फार्मूला यूज करते n+1 डिवाइड बाई 2। चूंकि ये आड नंबर है, 12 है नंबर टोटल, तो इसके लिए n/2 n+2/2 ये इसका मीडियन होगा। तो मीडियन में कंफ्यूजन तो नहीं है? शाबाश। मीडियन के बाद आ जाता है मीन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सर प्लीज एक बार ऑड वाला दोबारा कर देखो दो। अगर ये सारे टर्म्स इस तरह होते, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की जगह एक यहाँ पे नंबर होता 14, मीन्स 13 नंबर होते टोटल। लेट सपोज 13 होते, तो ये 13 आड है या इवन है? तो आड है ना। आड का फिर मोड क्या होता, सॉरी मीडियन n+1/2 मीन्स 13 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14/2 विच इज इक्वल टू 7 टर्म होता। 7 टर्म इसका मीडियन होता। चूंकि ये सारे आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इवन है, तो इवन के लिए n/2 और n+2/2। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो 6 टर्म है और 6 के साथ 7 है, और 6 और 7 का एवरेज निकालो तो यही 9 मीडियन आ जाएगा। और ये 9 हमारे पास 7 टर्म भी है, तो 9 इसका मीडियन होगा। अगर ये हमारे पास आड होती, ये सारे नंबर मीन्स इन सारे नंबर को गिन लेते, ये या 9 होते 9 या 11 या 13, तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते 9+1/2 जो कि आगे क्वेश्चन में आ रहा है। इसके बाद मीन क्या होगा? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो इन सारों को जमा करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर हमारे पास क्या है? 12 है। इन सारों को आप जमा कर ले, डिवाइडेड बाय 12 कर लो। इन सारों को जमा करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे, तो उसको कहते हैं मीन। और मीन का दूसरा नाम है हमारे पास एवरेज। तो इन सारों को आप जमा कर लो, 6 + 7, शाबाश, 6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 11 + 11 + 12 + 12 + 13, 113। 113 को डिवाइड करो 12 पे, डिवाइडेड बाय टोटल 12 है। 113 को डिवाइड करो 12 पे, इन सारों को जमा करके 113 आ जाता है। और 113 को डिवाइड करो, 113 को डिवाइड करो किस चीज पे? 113 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 9.41। ये आपका मीन आएगा। मीन के बाद इसका रेंज क्या होगा? रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है? मैक्सिमम इज इक्वल टू 12 और मिनिमम 6 है, तो मैं लिखूंगा 12 - 6 विच इज इक्वल टू 6। और इसमें मोड क्या है इसका? मोड मीन्स सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सा नंबर आया है ज्यादा। तो 7 भी 2 दफा, 8 भी 2 दफा, 9 भी 2 दफा, 11 भी 2 दफा, 12 भी 2 दफा। तो 6 भी 2 दफा, 7 भी 2 दफा, 9 भी 2 दफा, 11 भी और 12 भी। तो ये इसका मोड है, फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा आया है। तो ये 5 नंबर सबसे ज्यादा आए हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है मीन मीडियन मोड वगैरह? शाबाश। अभी दूसरा क्वेश्चन लेके, आसान है वो भी। एक हमारे पास सीरीज है 2 3 9 1 2 1 5 6 11 3 2 और 1। शाबाश, ये एक सीरीज है। इसका आप लोगों ने सबसे पहले निकालना है मीडियन। तो मीडियन का पहला स्टेप क्या है कि ये गिन लो 1 2, सॉरी, इसका सबसे पहला स्टेप क्या है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास पहले 1 होगा, फिर दोबारा 1, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3 दोबारा है, हाँ 3 2, फिर 3, फिर 4 नहीं है, फिर 5 एक दफ़ा है, फिर 5 के बाद 6 एक दफ़ा है, फिर 7 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, हाँ एक दफ़ा है 9, फिर 10 है, 10 नहीं है, 11 है। गॉट इट? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अभी असेंडिंग ऑर्डर के बाद हम मीडियन फाइंड करेंगे।
तो मीडियन के लिए गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन ये इवन है, तो इवन के लिए कितने फार्मूले हैं, n/2, n/2 टर्म, टर्म ऊपर लिखो, और n+2/2 टर्म, n+2/2 टर्म। तो n/2 का मतलब है टोटल हमारे पास 12 है, 12/2 इज इक्वल टू 6 टर्म, और फिर हमारे पास आ जाता है 12 + 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7 टर्म। तो हमारे पास दो मीडियन आ गए, एक 6 टर्म आ गया, एक 6 के बाद हमारे पास आ जाता है कौन सा, 6 के बाद आ जाता है हमारे पास 7। तो 6वां टर्म कौन सा है, ए 1 2 3 4 5 6 2, और 7वां कौन सा है 3। तो इन दोनों का एवरेज निकालो, 6वां टर्म हमारे पास है 2 प्लस 7वां टर्म हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5 हमारे पास इसका मीडियन है। गॉट इट। मीडियन में किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते, शाबाश। इसके बाद मोड क्या है, मोड मीन्स जो ज्यादा रिपीट हो। मुझे बताओ ज्यादा रिपीट कौन सा है, 1 3 दफा आया है, 2 भी 3 दफा आया है, तो हमारे पास मीडियन है 1 2, तो हम लिखेंगे 1 2। शाबाश। रेंज क्या है हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम 11 है -1, मिनिमम 1 है, तो मैक्सिमम 11 - 1 विच इज इक्वल टू 10 रेंज है। और मीन क्या होगा, मीन तो आसान है, सम ऑफ द वैल्यू या सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, जो कि हमारे पास सम ऑफ नंबर कर लो डिवाइड बाय टोटल 12 है विच इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर कितना होगा, 1 + 1 + 1 3 5 7 9 9 + 3 12 12 + 3 15 20 26 26 + 9 35 35 + 11 46। तो 46 डिवाइड बाय 12 कर लो, तो 46 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपके पास आ जाएगा मीन, तो 46 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 3.83। तो 3.83 आपके पास मीन आ गया। तो आपको समझ आ गई कि मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे। तो आपकी ये चार चीजें सेंट्रल टेंडेंसी में इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने आज के असाइनमेंट में भी लिखना है, वो भी मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ कि उनके मीडियन मोड वगैरह को फाइंड करें। लेकिन एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं असाइनमेंट दूंगा, समझे। एक हमारे पास है 2 1 3 5 1 1 3 9 10 1। तो स्टेप नंबर 1 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 1 1 1 1 2 3 दो दफा आया है, 3 3 4 5 नहीं है, 5 एक दफा है, 6 7 8 नहीं है, 9 है और 10 है। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर के बाद इसको गिनो, मीडियन, हमने मीडियन फाइंड करना है ना, तो मीडियन के लिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन हमारे पास इवन है, तो इवन के लिए मीडियन है n/2, n + 2/2। तो हमारे पास आ जाएगा n/2 मीन्स टोटल हमारे पास 10 है, 10/2 टर्म और 10 + 2/2 टर्म, तो ये हमारे पास 5th टर्म आ जाएगा और 6th टर्म आ जाएगा। तो 5th टर्म हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 5th में हमारे पास 2 आ रहा है और 6th में 3 आ रहा है, तो इन दोनों को जमा करो, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, एवरेज आ जाएगा 2.5, तो मीडियन आ गया 2.5। तो अभी मीडियन के बाद हम इसका रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज आसान है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, मिनिमम 1 है, तो 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9। अभी अगर मैं फाइंड करूं इसकी मोड मीन जो रिपीटेड है, तो 1 सबसे ज्यादा रिपीटेड है, देख ले 1 1 1 4 दफा आया है, तो मोड इज इक्वल टू हमारे पास मोड इज इक्वल टू 1 4 टाइम ये लिखेंगे। और फिर मीन फाइंड करेंगे, तो मीन आसान है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर विच इज इक्वल टू टोटल नंबर, तो 10 है, सम ऑफ नंबर कर लो, 1 + 1 + 1 + 4 6 9 12 17 27 36 आ जाएगा। तो 36 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3.6 हमारे पास आ गया मीन। हमारे पास मोड 1, रेंज 9
और मीडियन जो है वो 2 है, एक 5th टर्म है, एक 6th है, और इन दोनों का एवरेज है 2.5। मैं आपको ये कहने वाला था कि अगर यहाँ पे इवन नंबर ना आ जाए, आप इसको जमा करें इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की जगह 11 होते, तो इन 11 जो है वो इस तरह n+1/2 है, क्योंकि हमारे पास जब भी 8 नंबर हो, इनको सम करके 8 नंबर आ जाए, तो इसका मीडियन n+1 टर्म होगा। चूंकि ये इवन है तो n/2 और n+2/2, इनका एवरेज फिर निकालोगे। लेकिन अगर ये आड होते तो डायरेक्ट 11 है तो 11 11 + 1 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 टर्म, तो डायरेक्ट वो 6 वाला टर्म होता अगर आड आ जाते। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? शाबाश। अभी आप लोग एक असाइनमेंट लेके आप लोगों ने इसका मोड फाइंड करना है, इसकी मीन भी फाइंड करनी है, मीडियन भी इसका फाइंड कर लो, और रेंज भी फाइंड कर लो। एक हमारे पास है 3 9, ये असाइनमेंट है, रेंज भी फाइंड कर लो। इस असाइनमेंट को आप लोग जरूर सॉल्व कर। फाइंड मोड, मीन, मीडियन, शाबाश, और रेंज आप लोग एक स्टूडेंट लिख ले ताकि मैं फिर ग्रुप में भी शेयर कर लूँ। मैं 3 सीरीज दे रहा हूँ, इन तीनों का आप लोगों ने मीडियन, मीन, मोड और रेंज फाइंड करना है। 3 9 3 2 1 6 8 2 1 9, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 5 9 11 3 1 4 6, और यहाँ पे आप लिखिए 2 1 5 11 13 6 7 9 7, 9 के बाद 7 फिर 6। इन तीनों का क्या फाइंड करना है? इन तीनों का मीडियन, मोड, मीन एंड रेंज फाइंड करना है। फाइंड मीडियन, मोड, मीन एंड रेंज। और इसके साथ आप लोग डिफिनीशन भी सीख ले। डिफाइन मोड विद एग्जांपल, ये भी असाइनमेंट में लिखे। डिफाइन मीन विद एग्जांपल, डिफाइन मीडियन विद एग्जांपल एंड रेंज विद एग्जांपल। तो आप लोगों के पेपर का कोई एक या आज के सेशन में 2 क्वेश्चंस आप लोगों के एड्रेस हो जाएंगे, और एमसीक्यूज भी अक्सर आते हैं, वो भी इन सीरीज से आ जाते हैं, वो भी डायरेक्ट आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके, फिर उसके बाद मीडियन फाइंड करें। मीडियन में आपने आड इवन को देखना है कि इवन है तो n/2, अगर और n+2/2, अगर आड है तो n+1/2। फिर मीडियन के बाद मीन, एवरेज निकाल ले, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। फिर रेंज निकालो, मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, एंड देन मोड निकालो। मोड मींस द मोस्ट रिपीटेड डिजिट, और कितनी दफ़ा रिपीटेड है वो भी आप लोगों ने लिखना है। गॉट इट? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गए, और कल तक कोशिश कर ले कि ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट हो। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? शाबाश, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश कर ले कि यहाँ तक आप लोगों की चीज़ें एड्रेस हो। ठीक है, शाबाश। अभी हमने आप लोगों के पास अभी टाइम है, इफ़ यू हैव टाइम देन इस तरह कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स है जिनका मैंने पूछना है कि क्या क्या आप लोगों ने कवर किया है 1-on-1 सेशन में, तो आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आप लोगों के कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना होगा। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स है, एक आप लोग मुझे बताए 2026 के अटेम्प्ट के लिए 2026 के लिए पहुंच जा रहे हैं।